बटा हुआ है और जो चुनाव होगा उसमें जाति के आधार पर ही वोटिंग होगी। जाति के आधार पर सरकार ने बांटा था। तो 5 साल की कोई म्यादी है जवाब 5 साल पहले या 4.5 साल पहले जो सरकार आई थी तो जाति के नाम पर बाकी थी सरकार। लेकिन मैं ग्रामीण विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि ग्रामीण विधानसभा में जो विधायक जीते तो वो सरकार के अंग है। इन्होंने भी मैंने कहा शुरू में क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा। मैं आपकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जो आप पूछ रहे हैं मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। इस इलाके में जो विधायक थे उन्होंने क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा, जाति के नाम पर लोगों को बांटा। लेकिन इनकी असलियत आम लोग समझ लिए। यहाँ कोई जाति का मुद्दा नहीं है, कोई क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि कैसे यहाँ के विधायक जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, गरीब जनता को लूटकर गरीब और गरीब हो रहा है और कुछ लोग पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं। और इस विधायक के बारे में तो मेरे से बेहतर आप सभी लोग। संजय जी, एक ये सवाल है, एक ये सवाल मैं पूछ रहा था कि आपने शराबबंदी की बात की। 2018 के चुनाव से पहले एक गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसम खाई। ना तो आज तक उसका कोई वीडियो है, ना तो उसका कोई आज तक ऑडियो है, ना तो उसका आज तक कोई अखबार की कोई कतरन है। तो ये आधार क्या बनता है? मैंने देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता। मैंने तो खुद देखा वीडियो, आपको भी मैं दिखाऊंगा वीडियो। यहाँ के विधायक ने, मेरी बात तो खत्म हो जाएगी, आप मेरे पास वीडियो। यहाँ के विधायक साइकिल पे बैनर लगा के उन्होंने खुद कहा कि मैं भी शराबबंदी करूंगा और मेरी सरकार भी जो है ये सरकार के महत्वपूर्ण नेता है, मंत्री रहे और उनके मैनिफेस्टो में भी है। आप देखें उनका मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में अगर मैनिफेस्टो में अगर वो सरकार का एक घोषणा हो तो सरकार मैं 5 साल तक क्या करने वाला उसमें लिखा है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा और वो सब तो नेट पर डला रहता है, आप भी देख सकते हैं। और सरकार में तो विधायक की रैली को देखा, अभी भी वीडियो है कि कैसे वो पोस्टर लगा लगा के, और महिलाओं ने बताया मुझे ये बात जो है। एक मैं मोहल्ले की 100 महिलाओं के बीच में बैठा था, उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये भी कहा ये विधायक जी रैली किए और कहे कि मैं शराबबंदी करूंगा भैया। और हमारे क्षेत्र में उन्होंने अवसर दिखाया, यहाँ पर नया ठेका स्वीकृत हुआ है। कौन से इलाके था मैं नोट नहीं किया हूँ संजय, वो जहाँ हम लोग महिलाओं के सब बैठे थे। तो क्या भाजपा अगर शासन में आती है तो शराबबंदी लागू करेगी? उन्होंने मुझे दिखाया, महिलाओं ने, हम लोग रो रहे हैं, हमारे बाल बच्चे बिलख रहे हैं। और जो विधायक जो सरकार का शराबबंदी करेंगे हम लोग से घर घर आके वोट मांगा, यहाँ पर नया ठेका खुल रहा है। इतना करोड़ शराबबंदी तो नहीं कर सकते। संजय जी, आप विरोध कर रहे हैं, आपने बोला कि ग्रामीण विधायक भर हारेगा और आपने ग्रामीण विधानसभा का सर्वे किया है और आप पूरे प्रदेश का एनालिसिस बता रहे हैं। आपके वक्तव्य में भी आपने बोला कि मैं पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार आई। तो आप एक ग्रामीण विधानसभा में कहाँ घूमे हैं? जी मैं बता, पहले मैं बोल लूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ग्रामीण विधानसभा का सर्वे किया और किस किस क्षेत्र में गए, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा का मैं भी एक मतदाता हूँ, लेकिन मेरी आपसे कभी भेंट नहीं हुई। आप अगर सर्वे करने गए हैं तो आप मतदाता में आपने बोला हर वर्ग से जुड़े हैं। सुन लीजिए, वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप एक ग्रामीण विधानसभा के निर्णय, एक विधानसभा के सर्वे से आप पूरे देश का निर्णय कैसे बता पाएंगे? हाँ बोलिए। मैं सर्वे के लिए नहीं आया, फिर मैं बोल रहा हूं, हमने समाज के सभी वर्गों से बात की केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम के अनुसार। ये संभव है क्या कि कोई 8 दिन में जो विधायक यहाँ 10 साल से, आप जरा उनसे भेंट करा दीजिए, आप जनता से सब जनता से उनकी भेंट हो गई क्या? तो अगर मेरे से आप 8 दिन में ये अनुमान लगा रहे हैं कि सभी लोगों से भेंट हो गई तो मेरे साथ ज्यादती होगी कि नहीं? और ये
मिनी भारत, जो राज्य की राजधानी, और मैंने जिन लोगों से बात किया वो प्रभाव वाले लोग हैं। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है 50, तो पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टर है। अगर कोई समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, कोई कॉर्पोरेटर, कोई अगर जनप्रतिनिधि है, तो वो जनप्रतिनिधि जो मुझे बताया वो लागू तो पूरे राज्य में वो पॉलिसी होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक नगर पंचायत में या एक नगर निगम में वो पॉलिसी होगी सरकार की और पूरे बिहार में, पूरे छत्तीसगढ़ में पॉलिसी नहीं होगी। क्या शराब अगर यहाँ बिक रही है, नाजायज शराब, तो ऐसा थोड़ी है कि एक विधानसभा में शराब बिक रही होगी, पूरे राज्य में बिक रही होगी। या अगर गोठान में गायों का गोबर लूट लिया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि तो एक विधानसभा में लूटा गया और अन्य विधानसभा को छोड़ दिया गया हो। क्या भ्रष्टाचार की आदतन होता है लोगों को, सरकार को भी, नेताओं को आदतन अपराधी को बोलते हैं ना, तो भ्रष्टाचारी जो आदतन भ्रष्टाचारी होते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार अगर लोग बोल रहे हैं समाज के सभी वर्ग, तो क्या भ्रष्टाचार एक विधानसभा में ही होगा? तो जब हम मुख्यालय में बैठते हैं, राजधानी में बैठते हैं, तो पूरा राज्य का आईना होता है। अब पूरा राज्य का आईना होता है तो पूरे राज्य वहां परिलक्षित होता है। इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि पूरे राज्य में भी यही हालात होंगे जो यहाँ के विधानसभा में हालात होंगे। तो सर, एक व्यक्ति के निर्णय से आप पूरे प्रदेश के एक ही विधानसभा में तो कई मतदाता रहते हैं, कांग्रेस के भी समर्थक हैं, भाजपा के भी है, तो आप किसी एक भाजपा के समर्थक से निर्णय लेके आप नहीं जा सकता ना? जी, आपने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दिया। अब आप पार्टी बन के मुझसे पूछिए तब आपके जो प्रत्याशी थे, जो आपके प्रत्याशी थे, वो लगातार 5 साल तक तो दिखाई नहीं देते, वो लगातार सक्रिय नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में है, नंदे साहू जी हैं, वो गायब रहते हैं, उनसे मुलाकात बहुत असंभव होती है। नहीं, एक मिनट, एक बात बताइए, मैं भी उसी क्षेत्र में एक बात बताइए, 10 साल से जो विधायक है जिनको जनता ने जिताया, जनता का सवाल इससे कि 10 साल में आपने क्या किया, 10 साल में जो आपने कहा वो लागू किया क्या, आपके क्षेत्र में विकास हुआ क्या, क्यों समाज के सभी वर्ग अपने को प्रसारित महसूस कर रहे? वो तो जनप्रतिनिधि का भी समय है, 10 साल हो गया। जो यहाँ जनप्रतिनिधि 10 साल से है, जनता तो उनसे सवाल पूछने वाली है। ठीक है, हो गया जी। देखिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करते हैं और सभी क्षेत्रों में काम करने में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने आपस में गुटबाजी चल रही है, उसको शांत कराने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। तो दीपक बैद जी, आप टीएस बाबा को शांत कराने के लिए कब जाएंगे? टीएस बाबा बहुत दुखी है और सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपने दुख के आंसू उन्होंने बहाए। तो पहले अपने घर को ठीक कर ले कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर में अडानी है तो आपको दर्द नहीं है, और देश भर के अंदर में अगर कोई उद्योगपति काम कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। तो उस अडानी जी से जो है वो समझौता ये 2 राज्य में जहां आपकी सरकार है, किसने करवाया और वहां के मुख्यमंत्री क्यों किए? अगर आपका अडानी से विरोध है तो फिर उनको जो है आपके अपने मुख्यमंत्रियों से जब अडानी से समझौता कर रहे थे तो क्यों नहीं रोके? तो ये प्रश्न खड़ा हुआ है, इसका जवाब उन्हीं को देना है। ये आज दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की अच्छी स्थिति है, आदिवासियों के बेहतर काम हुए हैं, आदिवासी कांग्रेस सरकार ही आदिवासियों के हितैषी है, इस तरह का उन्होंने बोला है। देखो, अभी दीपक बैज जी को जो है हरा हरा दिख रहा है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं और वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और जो जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं बगैर जानकारी के, तो वो समझ रहे हैं कि मैं यहाँ सुपर किंग हूँ, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपने संगठन को ठीक करना चाहिए।
और संगठन को ठीक करने की जिम्मेदारी उनके पास में है। और वो सारी चीज़ों को छोड़कर एक भ्रम फैलाने का जो काम दीपक बैज जी कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। आदिवासियों के हित में ज्यादा काम कांग्रेस सरकार हुआ है, इस बात की चुनौती दे रहे हैं आपको। अरे आदिवासियों के हित में किया क्या आपने? तेंदुपत्ता के पेमेंट के लिए भटक रहा है आदमी। हमारी सरकार के समय में जब एक पड़ले के अंदर में इमली और एक पड़ले के अंदर चिरौंजी और दूसरे पड़ले में नमक जब होता था तो मुफ्त में नमक दे के उनके जीवन के एक मुख्य हिस्से को पूरा किया, 1 रुपया किलो चावल दिया, आदिवासी के जीवन में परिवर्तन आए, अनेक योजनाएं लाई, नक्सल मुक्त हो इसके लिए वहाँ पे रोड का अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज से लेके अन्य कॉलेज वहाँ खोलने की व्यवस्था की। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज हो, वो देश में अगर कहीं पर चुना तो बीजापुर को प्रधानमंत्री जी ने चुना और आयुष्मान भारत योजना वहाँ से लागू की। तो केंद्र सरकार और हमारी सरकार जब डबल इंजन की सरकार थी तो वहाँ पर लगातार विकास के काम हुए। मैं तो बोल रहा हूँ भूपेश बघेल जी से, एक आध काम तो बताओ जो 20 करोड़ रुपए का आपने स्वीकृत किया और कहीं पे भूमि पूजन करके लोकार्पण किया। आपके पास में जवाब नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के किए हुए काम में या तो नाम बदल देना और या फिर उस जो समय में अधूरा था उसके ऊपर में पत्थर लगा देना। इसके अलावा इस कांग्रेस पार्टी की आदिवासियों के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, एक काम जरूर किया उन्होंने कि वहाँ पे आदिवासियों की संस्कार संस्कृति समाप्त हो जाए, उसके लिए जो लोग धर्मांतरण कराने वाले लोग थे उनको प्रश्रय देने का काम किया। इनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के विधायक, यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों के विधायकों को बुलाकर यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं, टोह ले रहे हैं। अरे आपके पास में देश भर के अंदर में ना सांसद है ना विधायक है, आप बुलाओगे किसको? तो भाजपा के ऊपर में आरोप लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ चुनाव होता है ये हमारी कार्य पद्धति के अंदर में है कि दूसरे राज्य में सीख कर आए, अपने राज्य की कुछ अच्छाई को बताएं, ताकि एक देश का जो वातावरण है, संगठन का वातावरण है, वो एक रूप रहे। तो ये हमारी कार्य पद्धति है। इसको भूपेश बघेल जी को बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत उम्र के ढलान में जब पहुंचेंगे तब उनको समझ में आएगा कि भाजपा क्या चीज़ है। ये ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने कल राज्यपाल को पत्र लिखा था और आज प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। देखो, पत्र लिखना जो है के अलावा उनके पास दूसरा काम नहीं है, खाली आदमी है। और 4 साल 5 साल हो गए, आप देख रहे होंगे उनसे। मैं भूपेश बघेल जी से पूछता हूँ कि एक आध आप श्वेत पत्र जारी करेंगे, अभी तक कहाँ कितने पत्र लिख डाले। ये महादेव ऐप को लेकर सीएम ने सवाल किया है कि ऐप को प्रतिबंध लगाने का काम केंद्र सरकार का है, अगर प्रतिबंध नहीं लगाते तो ऐप। देखो, महादेव ऐप जो है अगर वहाँ पे सटोरिये काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ के अंदर करें, उनको दुरुस्त करें, क्योंकि अपराध रोकना राज्य सरकारों का काम है। और अगर अपराध ही नहीं होंगे तो ये बात ही नहीं आएगी कि उस पर किस पर बैन लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए। घबराए हुए भूपेश बघेल जी है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी, जैसे अभी के काल में छत्तीसगढ़ में खेल खिलाड़ी जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम खिलाड़ी जो खेल खिलाड़ी है प्लेयर वो क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम उनके साथ में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है सरकार खिलाड़ियों के साथ में है? अरे खिलाड़ियों के लिए कोई एक योजना बताया है सरकार, 5 साल में कोई योजना लाई है। हमने पहले मेडल देते थे, शील्ड देते थे, हमने उस क्रम को बदला। मैं भी मेयर रहा हूँ, मैंने भी मेयर के रूप में बदला था। उनको जो गरीब खिलाड़ी है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम नगद उनको पुरस्कृत करना चालू किए, लेकिन सरकार ने रोक दिया। यहाँ तक कि नगर निगमों के अंदर भी कहीं सुनाई नहीं आया कि हमारे खिलाड़ियों को जो है कोई जो है उनको नगद राशि देकर जो है उनके जीवन के अंदर में खेल के प्रति और भावना किया जाए। आज जो है खिलाड़ियों के अंदर भी एक बड़ा आक्रोश है कि जितने मैदान हैं
उन सारे मैदानों के अंदर में खेल छोड़ के सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम के अंदर में, जिसको मैं कह सकता हूं कि मेरे कालखंड की वो देन है, लेकिन वहां पर खेल के अलावा सब कुछ हो रहा है। मैं खुद उससे दुखी हूं। की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी सूचना है कि पत्रकार वार्ता के बाद माननीय प्रवक्ता केदार गुप्ता जी की छोटी सी प्रेस ब्रीफ है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इस छत्तीसगढ़ को पश्चिम बंगाल बनाने का निरंतर प्रयत्न हो रहा है। संवैधानिक मान्यताएं, संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हो रही है। ऐसे ही एक गंभीर मामले में पत्रकार वार्ता लेने के लिए आप सबके सम्मुख रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी जी उपस्थित हैं। हमारे उनके साथ में हैं रायपुर ग्रामीण के पूर्व विधायक श्री नंदे साहू जी, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री जयंती भाई पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता श्री सुभाष तिवारी जी और प्रवक्ता श्री केदार गुप्ता जी। मैं सांसद सुनील सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। कल मैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम, और ये मेरी आदत है कि आने वाली पीढ़ी से मैं बात करूं। सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, एक समय आएगा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर टूट गई, बिखर गई, तो ये भारत विश्व गुरु बनने में व्यवधान हो। ये हमारी सोच है और अतीत इसका उदाहरण है कि आज नहीं, मैं 2002 से ये इस काम को मैंने बीड़ा उठा के किया है। और ये जो घटना घटी है घोर निंदनीय है। जिस प्रकार की धाराएं अरेस्ट करके लगाना चाहिए पुलिस ने नहीं लगाया। मैंने एसपी से बात किया, एडिशनल एसपी से बात किया, टीआई से बात किया, शांति व्यवस्था कायम हो, संयम बरता। मैं थाने में नहीं गया, बिरगांव के एक स्कूल में बैठा रहा 3 घंटा। हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी संयम बरता, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इसको कॉलेज से लेकर थाने तक का जो व्यवहार रहा, और थाने में पंकज शर्मा जी थे, उनके सामने हमारे कार्यकर्ता को मार दिया। कि क्या एक मजाक जो है इसके अंदर में जो है वो कल देखने को आया, और इस प्रकरण को देखकर मेरे को काफी दुख हुआ कि एक दल का युवा मोर्चा, अगर युवा कांग्रेस जो अगर गुंडा प्रवृत्ति के अंदर में आ जाए, अराजकता फैलाने के अंदर में अगर उसका योगदान हो, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का जो भविष्य वो ठीक नहीं है और जनता देख रही है। और ये सब हरकतों के कारण लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने में पंकज शर्मा के सामने आपके कार्यकर्ताओं को कैसे मार दिया? हमारे कार्यकर्ता उस समय, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष जयंती पटेल जी ने कहा था संयम बरते, और भीड़ भी इन्होंने इकट्ठा नहीं किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि अगर एसपी, एडिशनल एसपी, टीआई ने कहा हम रिपोर्ट लिखेंगे, तो उस थाने के अंदर भी केवल जनप्रतिनिधि लोग गए थे, जो पार्षद थे वो गए थे, और संख्या कम होने के कारण जो है उनकी संख्या अधिक हो गई, तो उस अधिक संख्या का जो है वो दुरुपयोग उन्होंने किया। और फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई मारपीट नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार सामने में। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में जाकर अपना प्रचार करने की बात करने को रोकने की कोशिश? निश्चित तौर पे अब तैयारी के साथ में हमको जाना पड़ेगा, पुलिस को सूचना देके जाना पड़ेगा। अभी तो आपका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, 3 दिन पहले से निर्धारित हो चुका था कार्यक्रम, पुलिस वहां पर उपस्थित थी, लेकिन मूल दर्शक बन के तो ये पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल नहीं है? मैंने कहा कि पुलिस मौन है, और कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस उपकृत है। वो थाने में केवल एक धन कमाने के लिए वो अपनी पोस्टिंग करवाए हैं,
सुरक्षा का जिम्मेदारी उनको नहीं लगती है। उनको लगता है कि इनका जो व्यवहार लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई दल के वो सदस्य है। ये भी एक दुर्भाग्यजनक है। भाजपा की कार्रवाई केवल रहेगी या कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेगी? देखिए, हम अभी तक के संयम बरते हैं और इस घटना से वो जितनी छात्र छात्राएं वो अपने जाके अपने माता पिता परिवार को जरूर बताए होंगे। इन गुंडा तत्वों के व्यवहार आचरण को उजागर किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी उस श्रेणी में नहीं खड़ा होना चाहती। ये इनके विरोध का बिंदु क्या है? मतलब कुछ इन्होंने आपको विज्ञप्ति दी या कुछ शिकायत दर्ज कराई? यह आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं रात भर यही सोच रहा था विरोध का कारण क्या है, और ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने बहुत देर रात तक सोचा कि ये विरोध करने के लिए आया क्यों। क्या हमने कोई जिंदाबाद का नारा लगाया, कोई राजनीतिक हमने उसमें आवरण रखा उस कार्यक्रम के अंदर में? ये मेरे समझ से परे है और ये समझने की मैं अभी तक की कोशिश कर रहा हूं। मैंने फेसबुक के अंदर में देखा, किसी ने कहा कि सांसद जो है वो 4 साल से नहीं है। अरे भैया, वो कॉलेज अभी 10 महीना पहले चालू हुई है, तो मैं 4 साल पहले कहा वहां भवन के खाली भवन के अंदर थोड़ी घूमता भाई। और उस भवन की नींव जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते समय हुई है। ये कोई भूपेश बघेल जी की उपलब्धि नहीं है। पत्थर इन्होंने अपना जरूर लगाया। सांसद जी पुलिस उपकृत बता रहे हैं, चुनाव आने वाला है, इतनी बड़ी घटना हो गई, आप जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा इसमें कोई बड़ा सड़क के ऊपर कोई आंदोलन नहीं करेगी? आने वाले समय के अंदर में जो है सारे गुंडा तत्वों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर के अंदर में आने वाले समय में निर्णय लेगी। शिकायत की बात कही है आपने। पंकज शर्मा ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए सांसद। वो सत्यनारायण शर्मा जी को समझाना पड़ेगा अपने पुत्र को कि कैसे कार्यक्रम में सांसद को जाना चाहिए और कैसे संस्कार जो है अपने पुत्र को देना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो है वो सत्यनारायण शर्मा जी का है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं ठीक से उसका पोषण करूं। तो इसको जो है ये बड़ा सोच जो है वो, क्योंकि एक बुजुर्ग है और इस बात को बिल्कुल मैं कटाक्ष के रूप में नहीं कहा है। इस बात को मैंने बहुत गंभीरता से कहा है कि आने वाले समय में अगर उसका भविष्य देखते हैं तो उसके व्यवहार आचरण, उसकी संगत, उसके साथ में जिस प्रकार के लोग का जमावड़ा है, उस पर सत्यनारायण शर्मा जी को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि काफी उम्र के हैं, अनुभवी है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रुख कैसा रहा जी? इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रुख किस तरह से रखा है? पुलिस का जो रूप था, पहले लगा मेरे को निष्पक्ष है, क्योंकि लगातार एसपी, एडिशनल एसपी और टीआई के फोन भी आए थे मेरे पास और मेरे को आश्वस्त करने का प्रयास भी किए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो इसका अंत हुआ उससे लग रहा है कि पूरा पुलिस प्रशासन दबाव में, और उनको कुछ लोगों ने प्रताड़ना की धमकी भी दी है। अब पुलिस प्रशासन कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, ये आने वाले घंटों में या 2-4 दिन में पता लगेगा। धन्यवाद मित्र। एक छोटी सी प्रेस ब्रीफ माननीय। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर वर्ग को पर्याप्त आरक्षण मिले, संविधान के अनुरूप मिले और किसी प्रकार का उनको व्यवधान ना आए, इसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी जब भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण का मसौदा रखा था तो उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया था
जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। परंतु भूपेश बघेल सरकार आरक्षण में राजनीति क्यों करना चाहती है, यह बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीति के मामले में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कोर्ट में जाकर इसमें ऑब्जेक्शन लगाते हैं। सरकार उस पर बड़े वकील खड़े नहीं करती, परंतु जब कोई कांग्रेस का राजनीतिक मामला होता है तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील आकर खड़े होते हैं। पर आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट में महाधिवक्ता तक नहीं जाते और सरकार जानबूझकर आरक्षण का केस हाई कोर्ट में हार जाती है। बेहद संवेदनशील है और मैं कहूंगा कि रायपुर वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन की सुरक्षा से, जान से संबंधित प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक ब्रीफ रविवार को आयोजित की थी और उसमें हमने मांग की थी कि जो ये केक कटिंग वाले हैं इनको कठोर से कठोर धाराएं लगाकर और सजा देने के लिए कोर्ट में भेजना चाहिए।